चलिए, हाँ राधे जी राधे मैम, दी। बन गया। राधे राधे जी। ओके, बन चलिए, गया। बन गया, ठीक है। चलिए, 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ। मुझे बताइएगा आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ जी मैम। ओके, चलिए। सबसे पहले आज भावों के नाम कर लेते हैं, ठीक है। किस भाव को क्या कहते हैं, किस भाव को क्या संज्ञा दी गई है, ठीक है। सबसे पहले कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। कौन कौन सा? 1, 4, 7 और 10। इनको हम क्या कहते हैं? केंद्र भाव, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव कहते हैं 1, 5, 9। त्रिकोण भाव कौन से हैं? 1, 5, 9। त्रिक भाव, कुंडली के त्रिक भाव। केंद्र भाव से हम क्या देखते हैं? 1, 4, 7, 10 से हम देखते हैं आपका व्यक्तित्व, जो कि पहला है। चौथे भाव से सुख, 7वें भाव से विवाह और 10वें भाव से करियर, आपके कर्म। केंद्र भाव, केंद्र भाव हो गए 1, 5, 9 कुंडली के। क्या देखते हैं? आत्मा, आपकी आत्मा कहाँ है? आत्मा क्यों? क्योंकि वहां का स्वामी सूर्य होता है। आत्मा, पंचम भाव, विद्या का और धर्म का। इसके बाद आ जाइए त्रिक भाव। त्रिक भाव किसको कहते हैं? 6, 8 और 12। इससे क्या देखते हैं? इससे देखते हैं हम रोग, आपके शरीर के रोग, आपकी मृत्यु, आपका त्याग, आपका बलिदान, क्या चीजें आप आसानी से छोड़ सकते हैं, आपकी मुक्ति। फिर आते हैं पणफर भाव। पणफर भाव किसको कहा जाता है? पणफर भाव कहा जाता है 2, 5, 8 और 11 को। 2, 5, 8 और 11 को पणफर भाव से क्या देखते हैं? धन, संतान और लाभ। धन, संतान, आयु और लाभ। अपोक्लिम भाव, अपोक्लिम भाव है 3, 6, 9 और 12। इनके नाम दिए हुए हैं। बेसिकली नाम इसलिए दिए हुए हैं कि जब सूत्र लगाते हैं, जब फलित करते हैं, तो उस समय पर कोई आपको ये नहीं कहेगा कि तीसरे भाव, छठे भाव, 9वें भाव में अगर ग्रह बैठा है तो क्या स्थिति होगी। सीधे कहेंगे त्रिक भाव के अंदर यदि ये ग्रह जाता है, पाप ग्रह जाता है या शुभ ग्रह जाता है, तो इसका क्या परिणाम होगा। तो त्रिक भाव आपको पता होना चाहिए। या ये कह सकते हैं कि त्रिक भाव के स्वामी आपस में स्थान परिवर्तन करें तो क्या होता है? राजयोग बनता है, विपरीत राजयोग बनते हैं, का निर्माण होता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब त्रिक का नाम आया तो 6, 8, 12, केंद्र का नाम आया तो 1, 4, 7, 10। अपोक्लिम भाव 3, 6, 9, 12 क्या देखेंगे? साहस, शत्रु, भाग्य और मोक्ष। उपचय भाव 3, 6, 10, 11 पराक्रम, शत्रु, सफलता और लाभ। क्लियर है यहाँ तक सबको? एक बार मुझे बताइए।
यस मैम। हाँ ठीक जी है, मैम। आप देखिए कुछ चीजें जो मैंने आपको बताया। ये एक चार्ट है, ये वाला जो पहला भाव है, जो चौथा भाव है, जो सातवां है और 10वां है, इसको हम क्या कहते हैं? बताते चाहिए फटाफट। केंद्र भाव। क्या कहते हैं? केंद्र भाव। केंद्र भाव केंद्र कौन सा भाव। है? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इनकी शेप ही आप देख लीजिए। इसके बाद आते हैं त्रिकोण पर। त्रिकोण कौन सा है? ये वाला और ये वाला, यानी कि पहला, पांचवा और नौवा। पहला, 5 और 9 कौन से हैं? त्रिकोण भाव। फिर आ जाइए पड़फर भाव पर। पड़फर भाव कौन सा है? 2, 5, 5, 8 8, 11। और 11। 2, 5, 8 और 11 कौन से भाव है? पनफर भाव। पनफर। इनका नाम है पनफर। त्रिषडाय भाव। 3, 6, 3, 6 और 11 भाव। 3, 6, 11 कौन सा भाव है? त्रिषडाय। त्रि मतलब 3, षड मीन्स 6, आय मीन्स 11। उपचय भाव। उपचय भाव कौन सा है? 3, 6, 10 और 11। 3, 6, 10 और 11 कौन सा भाव है? उपचय भाव। अब कौन सा बचा है? त्रिक भाव। 6, 8, 12। 6, 8 और 12 क्या बचा है? त्रिक भाव। त्रिक भाव। आपोक्लिम भाव। आपोक्लिम कौन सा है? जो केंद्र से जस्ट पहले है। आपोक्लिम मतलब केंद्र कौन सा है? चौथा, चौथे से पहला यानी कि तीसरा। यहाँ पर 7 से पहला यानी कि 6, 10 से पहले यानी कि 9 और 1 से पहला यानी कि 12। अपोक्लिम भाव। अब मारक भाव। मारक भाव कौन से होते हैं कुंडली के? मारक भाव होता है दूसरा भाव और 7वां भाव। ये मारक भाव होते हैं। दूसरा और 7वां भाव। आयु मृत्यु का भाव कौन सा है? हमें पता है कि अष्टम भाव से हम मृत्यु देखते हैं, लेकिन अष्टम का अष्टम यानी कि तीसरा भाव। अष्टम का अष्टम कैसे? अष्टम को अगर पहला गिनेंगे तो ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, ये सातवां और ये आठवां। अष्टम का अष्टम यानी कि तीसरा भाव भी मृत्यु का भाव होता है। मृत्यु या आयु का भाव। और मृत्यु भाव से जस्ट पहले वाले भाव उसके मारक भाव कहलाते हैं। अब ये क्या कहना चाहते हैं बेसिकली? अष्टम का अष्टम मैंने आपसे क्यों कहा? अष्टम का अष्टम इसलिए कहा क्योंकि एक सिद्धांत है भावत भावम का सिद्धांत।
भावत भावम का सिद्धांत ये कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैंने आपसे कहा भी है कि कोई इस तरीके का सूत्र मैं बताया करूं तो उसको तुरंत नोट कर लिया करिए कॉपी में। भावत भावम का सिद्धांत ये कहता है कि जिस भाव से आप जो भी विचार करते हैं उससे उतना ही भाव आगे, जैसे चतुर्थ भाव से आप सुख का विचार करते हैं, आप माता का विचार करते हैं, तो चतुर्थ के चतुर्थ से क्या देखेंगे आप? इससे भी आप नहीं, माता का ही विचार करेंगे, माता की स्थिति का विचार करेंगे, माता के सुख का विचार करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे सुख का है, चतुर्थ से चतुर्थ माता के सुख का है। चतुर्थ का चतुर्थ भी आप देखेंगे, जैसे सप्तम भाव मेरे पार्टनर का है, मेरे पति या मेरे पत्नी का है, तो उनके लिए सेवेंथ का सेवेंथ हो गया लग्न भाव, ऐसे ही दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, पंचम का पंचम। कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि पहली संतान देखी जाती है पंचम भाव से, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट बेबी आपका, फर्स्ट चाइल्ड, और सेकंड चाइल्ड देखने के लिए मैं जो यूज करती हूँ वो करती हूँ पंचम का पंचम, यानी के नवम से आपका सेकंड हाउस, सेकंड चाइल्ड। इसी तरीके से मारक भाव, मृत्यु भाव होता है हमारा अष्टम और तीसरा भाव, क्योंकि वो अष्टम का अष्टम है, यानी कि जैसी मृत्यु आपकी अष्टम भाव बताता है, अगर आपको और डीप में जाना है और एग्जैक्ट स्थिति जाननी है किसी की भी, तो अष्टम का अष्टम भी देखिए, वो आपको ज्यादा बेटर बताएगा कि आपकी मृत्यु की स्थिति कैसी होने वाली, कहाँ होने वाली, कितनी दूर जाके होगी, किन परिस्थितियों में होगी। ऐसे ही आयु भाव से जस्ट पहले वाले भाव हमेशा उसके मारक भाव कहलाते हैं, यानी कि अष्टमेश का संबंध अगर किसी की कुंडली में मार्केश से बन गया, मार्केश कौन? जो मारक भाव में बैठा हुआ ग्रह होगा, या मारक वो तो होगा ही कष्टकारी, साथ में जो राशि पड़ रही है सप्तम भाव में उसका स्वामी जो होगा, वो देखिए कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, अगर वो भी खराब स्थान पर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट होकर के जाएगा। किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। समझ में आया? अगर मार्केश का संबंध एट्थ हाउस किस चीज का है? एट्थ हाउस है हमारी मृत्यु का, और सेवेंथ हाउस है मारक भाव। अगर दोनों का संबंध, इन दोनों का संबंध आपस में बन गया है, और वो हम देखते हैं आयु से, आयु के लिए मैं आपको सूत्र बताऊंगी, जब फलित कराऊंगी तब आपको सूत्र बताऊंगी कि किसी की आयु कैसे देखी जाती है। अगर उस आयु खंड के अंदर आपको लगता है, चार्ट देख करके किसी को बताना नहीं होता आयु कभी भी, ये ध्यान रखिएगा, केवल उस स्थिति में छोड़ करके जबकि कोई बहुत ज्यादा रोगी ना हो और उसकी एज ना भी हो तब तक। तो अगर उस आयु खंड में इस वाले हाउस का और इस वाले हाउस का, या इसका और इसका, या इसका और इसका, इन चारों का किसी भी तरीके से आपस में संबंध बन रहा है, जैसे मारक महादशा में, फिर अंतर दशा में, फिर प्रत्यंतर दशा में, फिर सूक्ष्म में या प्राण में, 5 प्रकार की दशाएं होती हैं। इन पांचों में से अगर इन चारों का संबंध बन रहा है, साथ में अगर ये भी आ रहा है 12th वाला, तो आप ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का समय निकट आ चुका है, किसी भी समय, क्योंकि ये प्राण दशा जो होती है वही प्राण लेकर के जाती है और वही प्राण देकर के भी जाती है। सबसे ज्यादा इसके लिए हमेशा किसी भी बिल्कुल सूक्ष्म घटना के लिए, अगर आप बिल्कुल माइन्यूट स्टडी करना चाहते हैं किसी भी चीज की, तो ये देखिए कि उसमें प्राण दशा कौन सी होकर के गई है। ये पांचों ही दशाएं जब ऐसे ऐसे भाव को
लेकर के ऐसे संबंध बनाती है, इन पांचों के लॉर्ड से रिलेशन बनाती है, मतलब ये पांचों लाइन से आ गए, तो ये समझ लीजिए कि फिर कोई नहीं बचा सकता। उसके अपने कर्मा ही होंगे पिछले जन्म के, या प्रारब्ध ही होगा जो किसी स्थिति में वो व्यक्ति बच करके निकल जाए। जैसे अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना जो, सॉरी, एरोप्लेन दुर्घटना जो हुई है अहमदाबाद में, उसमें वो एक व्यक्ति बचा, बाकी सारे ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। इनफैक्ट जहां वो गिरा वहां से भी डॉक्टर्स भी एक्सपायर हो गए, केवल वो एक व्यक्ति बचा। क्यों बचा? क्योंकि उसकी आयु खंड में अभी वो हिस्सा आया ही नहीं। उसके पिछले जन्मों के कर्म, उसका प्रारब्ध, सब चीजें मैटर करती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? समझ में जी आया? मैम। बड़ा सन्नाटा हो गया, इतने इतने ध्यान से सुन रहे हैं, देखो कहाँ गए। हाँ मैम, कोशिश कर रहे हैं समझने की। कोशिश कर रहे हैं समझने की। बाकी लोग, अनीता जी, सुनीता जी, आदिपिका जी नहीं आई है, रूबी जी यस मैम, आ गया समझ में। आ गया है। बाकी लोग, आई मेरी बात समझ में? थोड़ी थोड़ी आई, ये बताओ। अच्छा, हाँ, हाँ जी मैम, 60% आ गई है। 50% बाकी आ दोबारा गई है। रिपीट कर लेंगे। ओके, रिपीट करना पड़ेगा। हाँ रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा ये वाली, क्योंकि रिकॉर्डिंग देख करके ही आपको, और अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। धीरे धीरे क्या है, आप लोगों का बेसिक भी हो रहा है, लेकिन साथ में मैं कुछ कुछ चीजें फलित की भी लेकर के चल रही हूँ। उससे क्या होगा कि जब एकदम से आप फलित पर आएंगे ना, तो ये कुछ भी ना आपको ऐसे हवा जैसा नहीं लगेगा। ठीक है? क्योंकि अब आप लोग उतने मेच्योरिटी पर आ गए हैं कि उन चीजों को समझ सके, इसीलिए मैं संबंध भी साथ के साथ बताती जा रही हूँ। ठीक है? क्लियर है? तो कुछ कुछ हाँ जी चीजें मैम। अब आप लोग उस हिसाब से भी सोचना शुरू करिए कि हाँ, ये जो भाव है, कुंडली कैसे देखी जाती है, कैसे बनाई जाती है। हालांकि कुछ लोग अभी बिल्कुल नए हैं इसमें, उनके लिए ये सब चीजें बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप लोग भी टेंशन मत लीजिएगा। जब जब हम फलित पर आएंगे तब तब ये चीजें मैं आप लोगों को दोबारा समझाऊंगी। अगर किसी को नहीं क्लियर होगा तो वो मुझसे अभी भी दोबारा पूछ सकता है। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए। हाँ जी मैम, क्लियर है। रूबी जी, आप नहीं बोल रही हैं? सुनीता जी, जी मैम, क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है मैम, क्लियर है। ओके, ठीक है। मारक भाव समझ में आ गया? कविता जी, आपने मुझसे मारक भाव पूछा था। हाँ जी मैम, आ गया। आ गया, ओके, ठीक है। देखिए, एक चीज और बता देती हूँ। ये जो कुंडली के 6, 8 और 12 स्थान होता है, 6, 8 और 12वां भाव, इनको दु स्थान भी कहते हैं। दु स्थान या दुख स्थान। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को दुख दे करके जाते हैं। 6, 8 और 12 भाव, त्रिक भाव, बहुत अच्छे नहीं माने जाते। ठीक है? इसलिए इसको दुख स्थान या दु स्थान भी कहा जाता है। तो अगर कहीं पर आप लोग को ये लिखा हुआ मिलता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी मैम। ओके, चलो। अब ये हो गया हमारा भाव का परिचय। ठीक है? अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज और करा देती हूँ। चलो, कुंडली के 12 भाव सभी को क्लियर है? फर्स्ट हाउस में क्या है, सेकंड हाउस में क्या है, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। किस भाव को क्या कहते हैं, प्रथम भाव कौन सा है, द्वितीय भाव कौन सा है, तृतीय कौन सा है, ये आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक? चार्ट देख करके अब आप लोग को आसानी से समझ में आ जाता है? हाँ जी मैम। जी मैम। ठीक है, यस। ओके। अब ये देखिए, कुंडली के 12 भाव और इनके छोटे छोटे नाम, छोटे छोटे नाम यानी शॉर्ट नहीं। मैंने आप लोगों को ये बताया था पिछली क्लास में कि इससे हम क्या क्या चीजें देखते हैं। ठीक है? पहले भाव को हम क्या कहते हैं, तनु भाव।
पहले भाव को क्या कहा जाता है? तनु भाव। नोट करिए फटाफट, कॉपी पेन लीजिए, नोट करना शुरू करिए। फर्स्ट हाउस को कहते हैं तनु भाव। तनु मतलब धन, तन, मेरा तन। क्रम, माता, दूसरे भाव को कहते हैं धन भाव। संतान, तीसरे को कहते हैं पराक्रम भाव। कविता जी आपका शायद माइक अनम्यूट है। चौथे भाव को कहते हैं माता या सुख भाव भी इसको कहते हैं। पंचम भाव को कहते हैं संतान भाव। छठे भाव को रोग भाव। सप्तम भाव को कहते हैं जया। जया यानी कि पत्नी भी कहते हैं और पति भी। अष्टम भाव को कहते हैं आयु भाव। नवम भाव को कहते हैं भाग्य भाव। 10th हाउस यानी दशम भाव को कहते हैं कर्म भाव। 11th हाउस लाभ भाव। एंड 12th हाउस व्यय भाव। क्लियर है यहां तक? लिख लिया सबने? जी मैम। ठीक है, चलो कारक कराती हूँ इसके आज। चलो, जो पहला भाव होता है तनु भाव, अब लिखिए ग्रह मतलब भाव और उनके कारक। लिखिए भाव व उनके कारक। हेडिंग डालिए फटाफट। कुंडली बनाइए। बना लिया? बना लिया? कुंडली हो गई? यस मैम। चलिए, पहला जो भाव है, पहले भाव के कारक ग्रह कौन से हैं? पहले भाव में कारक माने जाते हैं सूर्य। सूर्य पहले भाव में उच्च के भी होते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। और पहले भाव के कारक माने जाते हैं सूर्य। कहा? पहले भाव। दूसरे भाव के कारक माने जाते हैं गुरु। कुछ लोग इसको सूर्य को भी यहाँ पर कारक मानते हैं, कुछ लोग चंद्रमा को भी मानते हैं। दोनों नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तीसरे भाव के कारक ग्रह हैं मंगल। चौथे भाव के कारक ग्रह हैं बुध और चंद्रमा।
पंचम भाव के नंबर भी डालते रहिए। पंचम भाव के कारक ग्रह कौन से हैं? पंचम भाव के कारक ग्रह हैं गुरु। सब छठे भाव के कारक ग्रह होते हैं शनि और मंगल। सप्तम भाव के कारक ग्रह होते हैं शुक्र। अष्टम भाव के कारक ग्रह होते हैं शनि। नाइन्थ हाउस के कारक ग्रह होते हैं गुरु और सूर्य। कुछ लोग केवल गुरु को मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सूर्य को भी लेना चाहिए यहाँ पर। टेंथ हाउस के कारक ग्रह हैं सूर्य, मंगल, गुरु और बुध। कुछ लोग शनि को भी यहाँ अच्छा मानते हैं, पर ये थोड़ा सा उतना एक्यूरेट नहीं है। 11वें भाव के कारक ग्रह हैं गुरु और 12वें भाव के कारक ग्रह हैं शुक्र और शनि। क्लियर है? अब इसमें देखिए आप, सबसे ज्यादा कारक किसको माना गया है? गुरु को। गुरु को सबसे ज्यादा स्थान दिए गए हैं। फिर शनि को भी दिए गए हैं। शनि और गुरु दोनों 4-4 भावों के कारक ग्रह माने जाते हैं। ठीक है, सूर्य भी 2 भावों के कारक है, मंगल भी 2 भावों के कारक है, बुध भी 2 भावों के कारक है, मंगल 3 के हैं एक्चुअली में, 10th, 3rd और 6th के, और चंद्रमा जो है वो 1st और 4th के कारक ग्रह माने जाते हैं। मैम 12वें भाव के कारक क्या बताएं? शुक्र और शनि। मैम चंद्रमा दूसरे और चौथे भाव के ही है ना बस? नहीं, पहले और चौथे के। मैंने Okay. लिखा है, ये यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा क्या आप लोग को स्क्रीन? हमें नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है क्या? नहीं मैम। नहीं। अरे मैं तो तब से आप लोग को बना के दिखा रही हूँ, ऐसा कैसे हो गया? 1 मिनट रुकिए, मैं दोबारा करती हूँ शेयर। दिख रहा है? हाँ जी मैम, अब दिख रहे हैं। अब दिख रहा है? ओके Yes, ma'am. ओके। मैं तो पूरा लिख के आप लोग को समझा रही थी। पहले भी मैंने लिख के ही समझाया था। पहले वाला दिखा था कि नहीं? भावों के नहीं नाम मैम, पहले लिखावा नहीं दिखा था पहले भी मैम, नहीं जो दिखा था? वैसे भाव ही वाला था दिखा वही। था मैम, अच्छा, वो जो दिखा भाव का था। नाम नहीं, बताया भाव ना वाला वो दिखा। मैम ने लिख के नहीं दिखाया था, वैसे जो कुंडली थी वही दिखी थी मैम, जो आपने कुंडली बना के दी थी हाँ, मैंने नॉर्मल। लिख के दिखाया था कि मारक स्थान किसको कहते हैं, दुख स्थान किसको। ये देखिए, अभी भी मैं तो हर नहीं एक मैम, चीज ऐसा आप लोग कुछ को पता ही है कि लिख के ये समझाती हूँ ना। ये नहीं दिखा था मैम। नहीं दिखा था? अरे तो मुझे बता दिया करो कि दिख नहीं रहा है ना? चलो मैं खुद ही पूछ लूंगी नेक्स्ट क्लास से कि दिख रहा है कि नहीं। मैंने पूरा उसको लिख करके भी आप लोगों को पूरा दिखाया था कि किस भाव को क्या कहते हैं, पूरा समझाया था। चलो ठीक है, ये कारक देख लो। अब आप लोग देखो, पहले भाव के कारक हैं कौन? सूर्य चंद्रमा इसके। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा को यहाँ का कारक माना जाता है। सूर्य यहाँ के उच्च भी होते हैं। दूसरे में गुरु कारक होते हैं। ठीक है, तीसरे में आपका मंगल हो गया। चौथे में चंद्रमा का घर है ये, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा
है ये कर्क राशि है और यहाँ पर बुध भी कारक माने जाते हैं। 5वें में गुरु कारक है। 6ठे में शनि और मंगल दोनों कारक है। 7वें में शुक्र कारक है। 8वें में शनि कारक है। 9वें में देखिए आप गुरु और सूर्य कारक है। 10वें में बहुत सारे ग्रह कारक माने जाते हैं। सूर्य हो गया, शनि हो गया, मंगल, बुध और गुरु। 11वें भाव में गुरु कारक माने जाते हैं और 12वें भाव में कौन माने जाते हैं? 12वें भाव में शुक्र या शनि। क्लियर है सबको? हाँ जी मैम। जी मैम। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, मैं क्लियर कर देती हूँ। बोलिए। नहीं मैम। आप लोग जब पुराना पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिया करिए। मैंने बोला भी था कि क्वेश्चंस पूछिए, क्वेश्चन पूछने से ही आएगा हमेशा। ऐसे मैं बताती जाऊंगी, आप लोग केवल जो है उसको लिखते जाएंगे तो वो नहीं आएगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों का पुरानी क्लास से होना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ भी रहे हैं उसको। ठीक है? चलिए आज आप लोगों की मित्रता भी शुरू कराती हूँ। हेडिंग डालिए फटाफट। ग्रह एवं उनके तात्कालिक मित्र, नैसर्गिक मित्र, सॉरी, ग्रह एवं उनके नैसर्गिक मित्र। डालिए फटाफट। लिख लिया? एक तरफ लिखिए ग्रह, उसके नीचे सबसे पहली लाइन में लिखिए ग्रह, उसके बराबर में लिखिए मित्र, फिर एक लाइन बनाइए शत्रु और तीसरी लाइन बनाइए सम। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ये वाली जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ? मैम अभी नहीं, नोटपैड अब वाली ब्लैंक हो गई। अब ब्लैंक हो गई। एक हाँ ब्लैंक है। ओके, एक सेकेंड। अच्छा, मुझे लगता है जैसे ही मैं दूसरी स्क्रीन खोलती हूँ तो ये वाली आप लोग के सामने से शायद हट जाती है। अब देखिए आया,
दिखाई दे रही है? मैम नहीं मैम, अभी तो नहीं दिख रही। कुछ आज प्रॉब्लम है क्या नेट में? अभिषेक जी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब दिखनी शुरू हुई? मैम ऑटोमेटिक। हाँ जी मैम। ये दिख गई? हाँ जी मैम। ओके, चलिए अब इसको करते हैं। सबसे पहले लिखिए फटाफट एक तरफ, हेडिंग डालिए ग्रह एवं उनके नैसर्गिक मित्र। सबसे पहले यहाँ पर डालिए ग्रह, इनके मित्र, सम और शत्रु। ये दिखाई दे रहा है? बोलिए। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, सबसे दिख रहा है। पहले लेते हैं सूर्य को। सूर्य कौन है? ग्रहों के राजा सूर्य। सूर्य के मित्र कौन है? सूर्य के मित्र हैं, बताइए अभिषेक जी, कविता जी, आप चंद्रमा दोनों पुराने हैं। चंद्रमा, मैम, चंद्रमा, मंगल मंगल, और बुध। चंद्रमा मंगल गुरु। गुरु। कविता जी, मैम गुरु। मैम गुरु है, ओके। हाँ गुरु, ठीक है। सूर्य के शत्रु कौन जी कौन है? पहले शत्रु। मैम, शुक्र, शनि। शनि, राहु शनि, और केतु। राहु, शनि, केतु, बुध, सम। राहु और केतु। और सम में कौन आते हैं? मैम बुध। 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 रूबी जी, अनीता जी, सुनीता जी, यस मैम। समझ में आया कुछ? जी। क्या समझ में आया बताइए? सूर्य के मित्र ग्रह हैं चंद्रमा, मंगल और गुरु। ठीक है, और सम है बुध, और शत्रु है शनि, शुक्र और राहु केतु। ठीक है। इसको कुंडली में कैसे देखेंगे? हम क्यों पढ़ रहे हैं ये बताइए पहले। अनीता जी, सुनीता जी, बताइए। अभी तक जो पढ़ा उसमें मैंने क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है? आप लोगों ने भी क्वेश्चन नहीं किया। ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? मैम अगर सूर्य और जैसे गुरु एक साथ हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे, अगर मतलब अपने शत्रु के साथ बैठा है सूर्य तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। गुड, बहुत अच्छा, अच्छी बात बताई आपने, ठीक है। इसीलिए ग्रहों की मैत्री, देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि मैं जब अपने मित्र के घर जाऊंगा तो मैं बहुत खुश हूं, मैं अपने घर बहुत खुश हूं, ठीक है। लेकिन मुझे चेंज चाहिए होता है और मैं अपने मित्र के घर जाऊंगा। तो जब मैं अपने मित्र के घर जाऊंगा तो मैं और ज्यादा फ्री, और ज्यादा खुश, और ज्यादा ओपन फील करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे बाद जो हमारा अपना बहुत होता है पर्सनल, जो बातें हम अपने मम्मी पापा से भी शेयर नहीं करते, वो हम अपने मित्रों से करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं। और ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो एक्चुअली में हम ही फ्री होते हैं बनाने के लिए। ये रिश्ते हमें हमारे माता पिता ने नैसर्गिक रूप से नहीं दिए होते। हमारे जो ब्लड रिलेशन है वो नैसर्गिक रूप से हमारे साथ आए हैं। लेकिन मित्रता का रिश्ता, मित्रता और पत्नी का रिश्ता, पत्नी या पति भी हालांकि माता पिता ही तय करते हैं, लेकिन केवल मित्र ऐसे हैं जो माता पिता नहीं बताते, कोई नहीं बताता कि तुमको कौन अपना मित्र बनाना चाहिए। मित्र हम उसको बनाते हैं जिससे हमारी सोच मिलती है, जिससे हमारा व्यवहार मिलता है, जिससे हमारा जो है हम अपने मन की बात शेयर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यही होता है ना मित्रों में, हाँ जी मैम। है ना? तो अब जो सूर्य है वो राजा है। अब सूर्य राजा है तो राजा के मित्र कौन कौन है? राजा के मित्र हुए रानी। कौन? चंद्रमा। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि चंद्रमा कौन है? रानी। और मंगल।
मंगल कौन है? मंगल है सेनापति। मंत्री। अगर सेनापति। सेनापति अगर सेनापति से मित्रता नहीं रखेंगे राजा, तो उनका तो जो है राज्य चल ही नहीं पाएगा। और उनके सलाहकार, सबसे अच्छे सलाहकार कौन है? गुरु, बृहस्पति, जुपिटर। क्योंकि उनको हर छोटी बड़ी चीज के लिए सलाह की आवश्यकता होती है अपने मंत्रिमंडल से। तो सबसे अच्छी सलाह वो किस से लेते हैं? उनको हमेशा जुपिटर, चूंकि सात्विक ग्रह है, इसलिए सबसे अच्छी सलाह उनको हमेशा गुरुदेव ही देते हैं। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही बुध, बुध क्या है? सम हो गए, राजकुमार। राजकुमार हो गए। बुध क्या है? बुध सम में क्यों आए? बुध मित्र में क्यों नहीं आए? बुध सम में इसलिए आए कि बुध की जो स्थिति है, थोड़ा सा, बुध राजकुमार है, बुध छोटे बच्चे हैं, और उनको क्या है, ही इज अ चॉकलेटी बॉय काइंड ऑफ। उनको जो भी थोड़ा सा अच्छे से, प्यार से, मीठे से बिहेव करता है, ये उसी की तरफ हो जाते हैं। इसीलिए बुध जिसके साथ बैठते हैं वैसा ही फल देते हैं। इस मंत्रिमंडल में दो चीजें डिवाइडेड है, एक है देवता, एक है राक्षस। ठीक है, तो बुध क्या है? बुध की जो टेंडेंसीज है वो देवताओं से भी मिलती है, और उनकी जो टेंडेंसीज है वो राक्षसों से भी मिलती है। बुध की जो जन्म की कहानी है वो थोड़ा सा मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूंगी, उससे आप लोगों को बुध को समझने में बहुत आसानी होगी। जुपिटर की जो पत्नी थी तारा, उनका प्रेम प्रसंग हो गया, लव अफेयर हो गया किससे? चंद्रमा से। वो चंद्रमा के साथ जाकर के रहने लगी। चंद्रमा के साथ जब वो रहने लगी तो गुरु उनको लेने गए, तो वो वापस नहीं आई। तो क्या हुआ कि युद्ध छिड़ गया। गुरु ने कहा चंद्रमा को कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मेरी पत्नी को तुम लेकर के आए हो। चंद्रमा ने कहा मैं नहीं लेकर के आया, वो खुद अपनी मर्जी से आई है, वो मुझसे प्रेम करती है। तो इस बात पर गुरुदेव बृहस्पति को बहुत गुस्सा कम आता है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उनमें लड़ाई हो गई। अब जो चंद्रमा है, चंद्रमा को तो सपोर्ट किया शनि राहु केतु ने, और गुरु को सपोर्ट किया मंगल ने। इस तरीके से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई जब चलती रही, बहुत लंबा समय हो गया, तो सूर्य ने बीच बचाव किया राजा ने, और ये कहा कि देखो ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना। तो चंद्रमा को कहा कि आप तारा को छोड़ दीजिए, और तारा को कहा कि तुम अपने घर जाओ। जब तारा वापस आई तो तारा गर्भवती थी, शी वॉज प्रेग्नेंट। जब वो वापस आई तो उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म दिया तो चंद्रमा आए उनके पास और ये बोले कि ये जो पुत्र है ये मेरा पुत्र है। जुपिटर ने कहा कि नहीं, तुम्हारा कैसे है, ये तो मेरा पुत्र है। तो तारा से पूछा गया, कहा कि तारा बताएगी, क्योंकि एक माँ ही असली सच बता सकती है कि उसका जो बच्चा है उसके पिता कौन है, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं बता सकता। तो तारा ने कहा कि ये चंद्रमा का पुत्र है। चंद्रमा का पुत्र है कह करके चंद्रमा ने अपना पुत्र ले लिया और ले जाकर के अपनी 27 रानियों को दे दिया कि आप इनका पालन पोषण करो। तो कुछ बड़े हुए जब चंद्रमा, तो उनकी रानियों ने उनको पाला पोसा जरूर, लेकिन वो उनको बीच बीच में कमेंट भी कर देती थी कि अरे ये तो चंद्रमा की नाजायज औलाद है, नाजायज पुत्र है। धीरे धीरे बुध बड़े होने लगे तो उनको समझ में आने लगा, 7, 8, 9, 10 साल के हुए तो उनको समझ में आने लगा। तो उन्होंने जाके अपनी माँ से पूछा, वो उन्होंने कहा मेरी माँ कौन है। चंद्रमा के पास गए, उन्होंने कहा आप मेरे पिता नहीं है, मुझे बताइए कि मेरे पिता कौन है। तो चंद्रमा ने कहा कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, ये सही बात है, लेकिन ये जो 27 रानियां हैं ये तुम्हारी माता नहीं है, इन्होंने तुम्हें पाला जरूर है पर ये तुम्हारी माता नहीं, तुम्हारी माता तारा है। वो गए तारा के पास में और उनसे पूछा जा करके कि माँ आप बताइए मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया। तो तारा ने उन्हें बताया कि चूंकि तुम्हारे पिता मतलब गुरुदेव जो है वो बेसिकली बहुत धार्मिक है, बहुत पूजा पाठ में रहते थे, तो घर गृहस्थी की तरफ उतना ध्यान नहीं देते थे, तो मैं चंद्रमा की तरफ आकर्षित हो गई। उन्होंने बताया बुध को। उस दिन से गुरु ने बुध को अपने पास ही रखा, वहीं से वो बुध को शिक्षा दीक्षा देने लगे, बुध को पालने लगे। वो चंद्रमा के पास लौट करके दोबारा नहीं आए बुध।
उन्होंने कहा कि ये मेरी माता है और मैं इन्हीं के पास रहूंगा, और गुरु को जो है उन्होंने अपना पिता माना। तो चंद्रमा एक्चुअली में जो जैविक औलाद है, जो जैविक पुत्र है, वो है चंद्रमा के, लेकिन पालन पोषण किया उनका गुरु ने। तो चंद्रमा, तो बुध के अंदर क्या है, एक हीन भावना है अपने जन्म को लेकर के, क्योंकि सभी ने उनको फिर चिढ़ाना शुरू किया कि अब तो जो है नाजायज पुत्र है। तो वो एक्चुअली में बिन पेंदे के लोटे के टाइप हो गए कि इधर क्या हुआ कि शुक्र शनि राहु ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जैसे एक बच्चा, मान लीजिए, आप ऐसे मान लीजिए ना कि घर से रूठ करके चला गया बाहर, उसको समझ में नहीं आ रहा है, मम्मी भी मुझसे प्यार नहीं करती, पापा भी मुझसे प्यार नहीं करता, और एक आपके पड़ोस में या कोई मोहल्ले में है कोई बहुत खराब सा इंसान है, व्यक्ति है, वो क्या करेगा, उसको बहलाएगा फुसलाएगा, हाँ बेटा तुम्हारे मम्मी पापा बहुत खराब है, देखो मैं बहुत अच्छा हूँ। या उसका कोई ऐसा दोस्त बन जाएगा उस समय पर जो उसे टॉफी चॉकलेट देगा कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है भाई, ये तो मुझे समझता है, मुझे टॉफी चॉकलेट देता है। तो बुध क्या हुआ, आकर्षित हो गए गुरु शुक्राचार्य की तरफ, शनि की तरफ, कि ये लोग हैं मेरे मित्र। तो एक्चुअली इन्होंने भी इसको भड़काना शुरू कर दिया कि देखो तुम्हारे तो जन्म की वास्तविकता ही नहीं पता किसी को, है ना, तुम्हारी माँ तो ऐसी है तुम्हारे। इसलिए बुध जो है वो दोनों की तरफ माने जाते हैं, वो देवताओं की तरफ भी माने जाते हैं और वो दैत्यों की तरफ भी माने जाते हैं, क्योंकि बुध एक बालक बुद्धि है, राजकुमार है, जल्दी बहकाए में आ जाते हैं। और इनका क्या है कि बुध चंद्रमा के साथ उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं जितना कि गुरु के साथ देते हैं जब बैठते हैं चार्ट में। गुरु के साथ में बुध क्या, वाणी के कारक है, बुद्धि के कारक है। गुरु क्या है, गुरु ज्ञान के कारक है। तो जहां पर ज्ञान और बुद्धि मिल गई, वहां तो व्यक्ति आप ये समझिए कि मतलब परम धनी हो जाएगा, उसको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बड़े बड़े लोग, आदि शंकराचार्य जैसे लोग हुए हैं जो परम धनी हुए हैं, उनके पास वो धन नहीं था, लेकिन जो बुद्धि वाला धन था, जो ज्ञान का धन है, वो सबके पास नहीं होता। ऐसे इतना फास्ट मेंटालिटी का ऐसा बच्चा होता है जो गुरु और बुद्ध जिसके साथ में बैठा होता है कि ये एक बार पढ़ेगा और कभी नहीं भूलेगा। बहुत तेज, बहुत शार्प ब्रेन के बच्चे होते हैं ऐसे। चंद्रमा के साथ अगर बुध बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से कमजोर भी करता है व्यक्ति को। व्यक्ति क्या है कि कहीं ना कहीं बोलने में बहुत ज्यादा होगा, मतलब बोलता जाएगा, उसका अपनी उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा जबान के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर। लेकिन अगर जो है कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा की डिग्री ज्यादा है तो वो मानसिक रूप से अस्थिर हो जाएगा, वो बोलता रहेगा, जैसे बहुत लोग होते हैं केवल बैठ के बड़बड़ाते रहते हैं, पागलों जैसी हरकतें करते हैं, उनके सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं होती। वहां पर बुध और चंद्रमा साथ होते हैं, क्योंकि बुध जो है वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते चंद्रमा को, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मेरी माता को इन्होंने बहकाया, क्योंकि इनकी पहले से ही 27 पत्नियां, तो इनका तो चरित्र ही इस तरीके का है। तो इस ये एक सोच है, ये कथाएं मिलती हैं बेसिकली, कितनी सच्चाई है क्या है, इसीलिए चार्ट में लगा करके उस सूत्र को देखा जाता है और उनको परखा जाता है। ठीक है, अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैम एक क्वेश्चन पूछना था। बताइए। जैसे चंद्रमा जो है ये रानी है कि राजा है मैम? चंद्रमा को रानी की उपाधि दी गई है, रानी कहा गया है इनको ग्रहों में। अच्छा, राजा है सूर्य। तो जैसे इस बुध के पिता कैसे हुए? देखिए, बुध के पिता ऐसे हो गए कि वो मेल थोड़ी है, लेकिन उनको रानी की संज्ञा दी गई है। संज्ञा है, ये उपाधि है। तो चंद्रमा जो है मेल में आएंगे मैम? जी बिल्कुल मेल में आएंगे। जब ग्रह परिवार बनाया गया है, जब इनका ग्रहों का परिवार बनाया गया है, तो उसमें चंद्रमा को जो, ऐसे तो शुक्र को स्त्री ग्रह मानते हैं, लेकिन शुक्राचार्य पुरुष है ना, जी मैम। है ना, ये इस तरीके से समझिए आप उसको। संज्ञा, संज्ञा मतलब उपाधि दी गई है कि उनका जो कार्य है वो रानी की तरह है। रानी क्या कार्य करती है? रानी बैलेंस करती है सबको। चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा बैलेंस करता है, चंद्रमा मन को बैलेंस करके चलता है।
है ना, ऐसे लेके चलिए इसमें। अब शत्रु कौन है सूर्य के? सूर्य के शत्रु हुए शुक्राचार्य, क्योंकि दैत्यों के शत्रु है तो इनसे कभी नहीं बनती इनकी। अच्छा, शनि जो है, शनि इनके पुत्र है, तो शनि से तो सूर्य की बिल्कुल नहीं बनती है। और शनि के सबसे बड़े सपोर्टर है शुक्राचार्य, शुक्र, तो इसलिए इनकी इनसे भी नहीं बनती है। ये दोनों आपस में परम मित्र हैं। और राहु और केतु तो है ही शुक्र के, वो शनि के मित्र, इसलिए सूर्य की, और ये सूर्य को ग्रहण भी लगाते हैं, इसलिए सूर्य की इनसे भी नहीं बनती। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रश्न? क्लियर है मैम। क्लियर है, ओके। अभिषेक जी, आपकी आवाज नहीं आई। क्लियर है मैम। ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे। आज के आप लोगों के लिए 3-3 टॉपिक हो गए हैं, ठीक है। यहीं से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों का होमवर्क नोट कर लीजिए फटाफट। क्या होमवर्क करेंगे आज बताइए? जितने भी चार्ट आज मैंने आपको बनवाए हैं